हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बिहार स्टेट का फॉर्म चालू हो चुका है। 19 तारीख से चालू हुआ था और लास्ट डेट 27 तारीख को है। जितने लोग फॉर्म नहीं भरे हैं आप जाकर फॉर्म को भर लीजिए। आज हम स्टेट पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टेट पेपर 1 जो है 2 यूनिट में बांटा गया है, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में क्या पूछा जाता है, तो यूनिट 1 में सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथ है, साइंस है, कोई भी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, उस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 100 मार्क्स आपको दिया जाता है। और दूसरा यूनिट में है आर्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण कला। इसमें केवल 50 नंबर रहता है और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का इसमें रहता है। तो यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में क्या पूछा जाएगा, तो आपका सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है उससे 100 क्वेश्चन रहेंगे। और यूनिट 2 में आर्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण कला से 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जनरल नॉलेज भी आता है, अदर स्किल्स यहाँ लिखा है। तो शिक्षण कला मेनली 30 नंबर का रहता है और अदर स्किल के बारे में बात किया जाए तो इसमें 20 नंबर का रहता है। देखिए, टोटल 150 क्वेश्चंस रहेगा और 150 मिनट आपको दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको दिया जा रहा है। 150 क्वेश्चन 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा का समय दिया जाता है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है इसमें। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा टिक लगा के आना है। 150 क्वेश्चन 150 मिनट का रहता है, 2.5 घंटा का। कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने के लिए इसमें मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जनरल से आता है, कोई स्टूडेंट जनरल से आता है, तो उसको 50% लाना है। 150 में 50%, इसका मतलब 75 नंबर केवल लेकर आना है। ओबीसी के लिए 45.5%, तो 68 नंबर लेकर आना है। ईबीसी के लिए 63 नंबर। एससी एसटी हैंडीकैप और वुमेन के लिए, औरत के लिए कितना नंबर लेकर आना है, तो 60 नंबर लेकर आना, मतलब 40% केवल लेकर आना है। तो आइए अब हम खासकर इसमें हम मैथ के सिलेबस के बारे में देखेंगे। गणित का जो सिलेबस है वो स्टेट पेपर 1 का गणित का सिलेबस क्या क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो गणित के सिलेबस में सबसे पहला है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग खासकर वास्तविक संख्या पे फोकस करता है। स्टेट में खासकर ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या में आपसे एलसीएम ये भी पूछता है, एचसीएफ पूछता है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा पूछता है। ये सब बातें संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या से ज़्यादा से सवाल आते हैं। जैसे परिमेय संख्या से आपसे पूछेगा कि कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है। ये सबसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। क्योंकि मैं पिछले बार दिया था, केवल 10 दिन पढ़ा था और 10 दिन पढ़ने के बाद मैंने 100 मार्क्स को लेकर आया था। केवल 10 दिन पढ़े थे। लेकिन आप लोग को ऐसे नहीं करना है, पूरा सिलेबस के अनुसार से जाना है और पूरा मतलब कोशिश करना है कि कम से कम 110 भी मार्क्स अगर लाते हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हों, 110 मार्क लाते हैं तो आपका फिर बहुत अच्छा है। तो संख्या पद्धति पहला, इसको आपको बहुत अच्छा से पढ़ना है। वास्तविक संख्या जितना भी है क्लास 10 में वास्तविक संख्या हमको पढ़ने के लिए मिलता है, इसको आपको पूरा पढ़ जाना है। फिर दूसरा में आता है बीजगणित, अलजेब्रा। बीजगणित में हमको मोस्टली इससे कम से कम 15 सवाल हमको मिले थे। पिछले बार जब हमने दिया था तो 15 सवाल देखने के लिए मिले थे अलजेब्रा से केवल। इसमें बहुपद जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आ जाते हैं और 2 चर वाले युगपद आ जाते हैं, समीकरण, द्विघातीय समीकरण। बहुत सारे सवाल इससे 15 नंबर का सवाल इसी टॉपिक से पूछा गया था। तो 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन आपसे सवाल पूछा जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल पूछा जाएगा। तो आप इसके लिए बीजगणित क्लास 10 का जो है 9 और 10 दोनों में है पॉलिनोमियल, उसको आपको पढ़ना है बहुपद के लिए। 9 और 10 का पढ़ लेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं व्यावसायिक गणित। व्यावसायिक गणित आप कहाँ से पढ़िएगा, तो व्यावसायिक गणित के लिए जो बिजनेस मैथमेटिक्स होता है, इसके लिए इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इसमें लिए लाभ हानि, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्त में भुगतान करना, यही सब पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप क्लास 7 से उठाइएगा बुक, क्लास 7 से लेकर 10 तक पढ़ जाइएगा। तो इसमें पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे पूछेगा कि लाभ कितना हुआ, हानि कितना हुआ, प्रतिशत में, ये सब पूछ देगा। और फिर क्या पूछ सकता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी 3-4 क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिला था बिहार स्टेट में। तो ये सब बातें 7 से 10 तरफ का में आ जाता है। ये सब बातें अगर उस किताब से आप पढ़ लेते हैं तो पूरा आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
फिर आते हैं नियामक ज्यामिति, ये भी 9-10 में से पूछा गया था रेगुलेटरी जियोमेट्री में। तो इसमें किस प्रकार से सवाल बनते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक सवाल लिखा गया है कि बिंदु ए 2 और 3 और बिंदु 10 7 इसके बीच का दूरी क्या है, इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। बीच का दूरी पूछ देगा, मध्य बिंदु पूछ देता है, इस प्रकार से नियामक ज्यामिति में सवाल बनता है। फिर आता है ज्यामिति जियोमेट्री, जियोमेट्री में यूक्लिड के बारे में पूछा था। जैसे मैं एक बात भूल गया, जैसे ही संख्या पद्धति में, तो पिछली बार मेरे शिफ्ट में एक सवाल पूछा था मैथ में कि यूक्लिड कहाँ के निवासी थे। यूक्लिड जो यूनान के निवासी थे, तो आपको किताब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि किताब के अंदर से भी सवाल पूछे गए थे। तो आते हैं यहाँ पे ज्यामिति जियोमेट्री में यूक्लिड की ज्यामिति, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज के ट्राइंगल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स, क्षेत्रफल, एरिया, ये सब पूछेगा, विरित पूछेगा। तो इसमें भी आप 6 से अगर किताब को उठाते हैं और 10 तक चलते हैं, एनसीईआरटी हो चाहे बिहार का बुक हो, बिहार विद्यालय में जो चलता है, अब तो एनसीईआरटी कर दिया है बिहार विद्यालय में भी, लेकिन 6 से 10 का कोई भी बुक एनसीईआरटी आप उठाते हैं तो 6 से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 6 से बेसिक एकदम कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर होता जाएगा और 10 क्लास तक पूरा आपको एडवांस तक आप सीख जाइएगा। तो कोई भी पूछेगा, त्रिभुज पूछेगा, त्रिभुज के प्रकार पूछ सकता है, न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, ये सब समकोण हो गया, फिर समबाहु त्रिभुज, इस प्रकार से इसको निकालने के लिए आपसे पूछेगा। चतुर्भुज पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, आयत का क्षेत्रफल, ये सब बेसिक क्वेश्चंस भी बने हैं। मैं जब दे रहा था तो उसमें एलसीएम और एचसीएफ से लगभग 5-7 क्वेश्चन जो बेसिक थे उससे बने थे। तो इस प्रकार से आपको बेसिक कंसेप्ट भी पूरा मालूम होना चाहिए। तो ज्यामिति हम लोग समझ गए कि ज्यामिति जियोमेट्री में क्या क्या पूछेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको क्या पूछेगा, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेगा। और फिर क्या पूछेगा, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे। तो किसी भी प्रकार से क्षेत्रमिति का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप 9 और 10 का पूरा क्षेत्रमिति पढ़ कर गए हैं तो आप उस सवाल को टैकल कर पाएगा बहुत ही ईजिली से। आपका टारगेट रखिए कि हमको 110 या 120 लाना है, इतना में आप 9 और 10 का पूरा मैथ पढ़ जाइएगा। अगर हो सके पॉसिबल है तो आप 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक का पूरा मैथ पढ़ के जाइए। 100% मेरा बात मानिए, 100% आप ए स्टेट पेपर 1 मैथमेटिक्स का बात कर रहा हूँ, ए स्टेट पेपर 1 आपका क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता है। ओके, नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में क्या पूछता है, माध्य माध्यिका बहुलक पूछता है। और माध्य माध्यिका बहुलक के लिए आपको फिर से उसी क्लास 6 में, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चे लोग को तो 6 to 8 में मैं देखा हूँ कि माध्य माध्यिका बहुलक का बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाया गया है। माध्य माध्यिका बहुलक रेंज के बारे में पूछ लेता है। तो माध्य माध्यिका बहुलक से भी 3-4 सवाल आए थे मेरे एग्ज़ाम में, मैं जब दिया था 2023 में। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स से आपको माध्य माध्यिका बहुलक पे अच्छा पकड़ बनाना है। और ट्रिग्नोमेट्री, इससे भी कम से हमको 10 सवाल इससे देखने के लिए मिला था। ट्रिग्नोमेट्री से sin 30 + sin 45 डिग्री का क्या होगा, तो इस प्रकार से सवाल बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो आपको क्या करना है कि जितना भी वैल्यू है sin 30 डिग्री का, sin 45 डिग्री का, sin 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का, ये सब क्या करना है आपको याद कर लेना है। जितना याद रखिएगा आपको सवाल बनाने में बहुत हाथ का स्पीड आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको ये सब क्या करना है, याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट फर्स्ट हो गया, मैथ का सिलेबस इतना ही है। आप इस सब को कंसेप्चुअली समझ लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप बहुत आसानी से बना लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और यूनिट 2 में आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण कला है। यूनिट 2 को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है शिक्षण कला, इसमें से आपको 30 मार्क्स आएंगे, 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 नंबर आपको मिलेगा। 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो शिक्षण कला में क्या क्या है तो इसके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है टीचिंग एंड लर्निंग। इसका मीनिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। शिक्षण एवं अधिगम, इसका अर्थ क्या है, मतलब टीचिंग आप दे रहे हैं तो टीचिंग का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछेगा। इसका प्रक्रिया, किस प्रोसेस से आप टीचिंग करा रहे हैं, कौन सा आपका प्रोसेस है,
किस प्रक्रिया से आप टीचिंग दे रहे हैं, किस प्रक्रिया से बच्चे लोग लर्न कर रहे सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। फिर इसमें दूसरा क्या आता है कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इसका मीनिंग, टाइप, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को आप रट जाइए, इसको पूरा याद कर जाइए। देखिए इसको हिंदी में एक बार देखते हैं। शिक्षण का उद्देश्य, जब आप टीचिंग दे रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, टीचिंग देने का उद्देश्य क्या है। अनुदेशात्मक उद्देश्य मतलब टीचिंग तो दे दिए, उसके बाद बच्चे लोग क्या करेंगे उसका उद्देश्य आपको बताना है। इसका अर्थ क्या है, टीचिंग जो दे रहे हैं टीचिंग का उद्देश्य का अर्थ क्या है, इसका प्रकार क्या है। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जिसके 6 लेवल होते हैं, 6 लेवल, इससे भर भर के सवाल पूछे गए थे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको याद कर लेना है। पहली बात तो आपको 6 का 6 याद रहना चाहिए, और याद होने के बाद उससे क्वेश्चंस करने हैं। आपको सब इस चैनल पे मिलेगा, आगे चल के मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ओके, टीचिंग मेथड के बारे में हम फिर सवाल पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार से मेथड अपना है, कौन सा मेथड से आप टीचिंग दे रहे हैं। शिक्षण विधि मतलब किस प्रकार से बच्चे लोग को शिक्षा दे रहे हैं, उसका प्रकार क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है, उसका गुण, उसका मेरिट और डीमेरिट, ये सब पूछता है। मतलब आपको टीचिंग मेथड अपनाए हैं उसका कोई ना कोई तो गुण होगा ना, अगर कोई गुण है तो उसका दोष भी होगा। तो ये सब सवाल आपसे पूछा जाएगा स्टेट में। फिर लेसन प्लान टाइप्स एंड फॉर्मेट। देखिए जितने भी सरकारी विद्यालय में टीचर्स लोग हैं, जो अगर जानते हैं तो उन लोगों को पाठ टीका बनाना पड़ता है। सरकारी में पाठ टीका मतलब लेसन प्लान कि मतलब आज आप जाएंगे स्कूल में तो बच्चे लोग को क्या पढ़ाएंगे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो लेसन प्लान बनाने की क्या क्या विधि है, कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, फॉर्मेट क्या होगा इसका, इस सब के बारे में सवाल 2-4 पूछ लिए जाते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं माइक्रो टीचिंग्स एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस। माइक्रो टीचिंग्स आपसे पूछा जाएगा, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस के बारे में पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, छठा में है इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम। कक्षा में प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र, जो वर्ग है आपका क्लास में किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब आपके क्लास में कैसा व्यवहार है बच्चों लोग का। जाते हैं तो बहुत शोरगुल है या सभी बच्चे लोग शांत होकर आपकी बात को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, इस प्रकार से किस प्रकार का इकोसिस्टम है और आप उस इकोसिस्टम को कैसे बदल सकते हैं, इसका इफेक्टिव तरीक़ा से कैसे बदला जा सकता है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। फिर है टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी। टेक्स्ट बुक किस प्रकार का आपका टेक्स्ट बुक होना चाहिए, जो आपका पाठ्य पुस्तक है वो किस प्रकार से होना चाहिए। लाइब्रेरी किस प्रकार से होना चाहिए कि लाइब्रेरी ऐसा होना चाहिए कि सभी बच्चे लोग को किताब मिल सके। टेक्स्ट बुक ऐसा होना चाहिए कि सभी बच्चे लोग को किताब पढ़कर समझ में आना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। फिर पूछा जाएगा कि 8 नंबर में है क्वालिटीज़ ऑफ टीचर्स। क्वालिटीज़ ऑफ टीचर मतलब शिक्षक के गुण क्या होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको आप ध्यान से समझिए। सीखने के लिए मूल्यांकन और आकलन और मूल्यांकन करना है, लेकिन किसके लिए, किसी बच्चे को फेल करने के लिए नहीं, लेकिन उसको और सिखाने के लिए मूल्यांकन करना है और आकलन करना है। ये सब के बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल्स में सीखेंगे। फिर करिकुलम क्या होना चाहिए, पाठचर्या कैसा होना चाहिए जो बच्चे लोग को समझ में आए, इस प्रकार से पाठचर्या आपको बनाना है। तो ये हो गया। और फिर क्या आता है, शिक्षण और सीखने के प्रभावी कारक मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें आपसे बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा कि मतलब मान लीजिए कौन कौन से कारक हैं जो बच्चों को टीचिंग में अफेक्ट करते हैं। जैसे इमोशनल फैक्टर हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, किसी का रिलीजियस बैकग्राउंड हो सकता है। ये सब बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो इस सब के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर आता है टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। टीचिंग एड्स मतलब शिक्षण सहायक सामग्री, क्या क्या आप कौन कौन सा सुविधा बच्चे लोग को आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बच्चे लोग को सीखने में मदद मिले। जैसे कभी कभी आप डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड से आप बच्चे लोग को PDF बनाकर या कोई पिक्चर बनाकर समझा रहे हैं, तो ये सब टीचिंग एड्स में आता है। ऑडियो से, वीडियो से
ये सब क्या है, टीचिंग एड्स है, शिक्षण सहायक सामग्री। और फिर बाद में जो आता है 20 नंबर का इसमें 4 टॉपिक रहते हैं। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज रहता है, फिर पर्यावरण विज्ञान ईवीएस, गणितीय योग्यता मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहता है, तार्किक तर्क मतलब रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग। और ये जो 4 है ना, यकीन मानिए ये अगर आप लुसेंट पढ़ें या कोई भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो ये 4 मतलब इस यहाँ 20 से 15 क्वेश्चन आप पक्का है कि सही करके आइएगा। तो इतना सिलेबस है। देखिए यूनिट 2 में आपको कम से कम 12 टॉपिक पढ़ना है। 12 टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, इसको आपको क्लियर करना है। और यूनिट 1 में खासकर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के जितने भी लोग हैं, यूनिट्स 1 में आपको 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। 8 टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो पक्का है कि आप कम से कम 100+ मार्क्स लेकर आएंगे। अगर पूरा बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो 130 140 आपका रखा हुआ है। ये यहाँ कोई भी जा नहीं सकता, यहाँ तक आप मार सकते हैं।